हेलो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं क्वार्टर 4 और फाइनल रिजल्ट्स अप्रैल के महीने में आने वाले हैं। वीडियो में डिटेल में बिजनेस को समझेंगे, क्या चैलेंजेस है, क्या अच्छा है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, सब कुछ हम समझेंगे और डिविडेंड के बारे में भी हम समझने वाले हैं। सबसे पहले नोट करके रखिए, अप्रैल 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है जिस दिन रिजल्ट आएंगे क्वार्टर 4 और जो फाइनल रिजल्ट है वो अप्रैल 20 को आने वाले हैं और जो डिविडेंड है वो भी यहां पर जो रिकमेंड है वो होगा। तो ये शनिवार का दिन है अप्रैल 20। अब ये है पास्ट डिविडेंड, जैसे लास्ट ईयर 19 रुपीज का डिविडेंड था, फिर मई के महीने में 2022 में 15 रुपीज 50 का डिविडेंड था। लेकिन ये जो डिविडेंड जो हम देख रहे हैं, जनरली हम जब डिविडेंड एनालिसिस करते हैं तो पास्ट के डेटा से हम बहुत कुछ इन्फर करते हैं, लेकिन यहां एचडीएफसी बैंक में ये काम नहीं करेगा क्योंकि जुलाई 1 से क्या हुआ था, एक बड़ा मर्जर हुआ था एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का। तो इसीलिए ये जो पुराना जो डिविडेंड का नंबर है ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अभी जो अप्रैल 20 को डिविडेंड पता चलेगा वही एक तरीके से बेंचमार्क होने वाला है। तो पुराना जो 19 रुपीज है शायद ये बेंचमार्क ना रहे क्योंकि मर्जर हुआ है। तो ये जस्ट दिखाने के लिए आप सोच सकते हैं कि मैंने डेटा आपको दिखाया है, लेकिन इससे हम कुछ इन्फर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं अप्रैल 20 को क्या डिविडेंड आता है, वही बेंचमार्क डेटा होने वाला है। एचडीएफसी बैंक को समझते हैं, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। दूसरी बात, आरबीआई ने कुछ बैंक्स का नाम कहा है जो कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, मतलब इन बैंक को कुछ हो जाएगा तो सिस्टम हिल सकता है। तो उसमें एचडीएफसी बैंक है, सिमिलरली प्राइवेट में आईसीआईसीआई बैंक है, पीएसयू में एसबीआई जैसा बड़ा नाम है। मतलब इन बैंक्स को कुछ हो जाएगा तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट बैंक सिर्फ स्टॉक मार्केट की नजर से नहीं है, इन्वेस्टर्स की नजर से नहीं है, हमारे देश की तरफ से भी है दोस्तों। अब एसेट जो बेस है उनका लगभग 34.9 लाख करोड़ है और लास्ट ईयर जुलाई में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है। और चूंकि मर्जर हुआ है तो बहुत सारे लाइक टू लाइक डेटा हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे कहेंगे 5 साल का डेटा कंपेयर करिए, या ऐसा भी आप कहेंगे 1 साल का डेटा कंपेयर करिए, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नए डेटा हमको अब मिलना शुरू होंगे। जैसे आपको मैं बताता हूं, जैसे जून 2023 में 16.3 लाख करोड़ का उनके एडवांसेस थे। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा नंबर यूजफुल नहीं है हमारे लिए। अभी जो यूजफुल डेटा है सिर्फ जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं वो, तो इसलिए क्वार्टरली रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे। यहां पर एडवांसेस मतलब लोन ग्रोथ कितना हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर, 4.9%। अभी जो टोटल लोन आप देखेंगे 24.69 लाख करोड़ का देखेंगे। अब ये है डिपॉजिट का नंबर, अगेन पुराने डिपॉजिट के नंबर उतना यूजफुल नहीं है। अब क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप डिपॉजिट देखेंगे तो डिपॉजिट ग्रोथ खासकर जो सितंबर से दिसंबर बढ़ा है 1.9%। और ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि एचडीएफसी बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ पास्ट में बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन ये जो सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में ये जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो थोड़ा सा धीमा हो गया था। नेक्स्ट, कासा का क्या प्रोपोर्शन है। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। देखिए किसी भी बैंक के लिए डिपॉजिट बहुत जरूरी है, लेकिन डिपॉजिट में भी कौन सा डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट में बैंक को कुछ पे नहीं करना पड़ता है, सेविंग अकाउंट में 3% 4%, तो बैंक के लिए सस्ता पैसा होता है, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो ये पहले सोच लीजिए प्री मर्जर 42% था, अभी 38% हो गया है। अब ये नंबर बढ़ता रहे या कुछ सिग्नल आए कि ये 38 ही है या 38 से थोड़ा बढ़ रहा है तो पॉजिटिव यहां पर हो सकता है। तो ये कासा रेशियो इतना पता हमको दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि बैंक को थोड़ा सस्ता पैसा मिल रहा है और बैंक ने कहा भी है कि उनका कोशिश रहेगा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करने का। अब ये इंपॉर्टेंट डेटा है, अर्निंग पर शेयर के बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा है। जैसे आपको मैं यहां दिखाता हूं, जैसे दिसंबर क्वार्टर में देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है, देखिए बहुत अच्छा 17,718 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब यही दिसंबर 2022 में क्या प्रॉफिट हुआ था, देखिए कितना था, 12,735 करोड़। ठीक है, एक जगह 12,735 करोड़, एक जगह 17,718 करोड़। आपको क्या लगेगा, प्रॉफिट तो बहुत यहां पर इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए। लेकिन ये जो डेटा है दिसंबर 2022 का, ये मर्जर के पहले का डेटा है, ये मर्जर के बाद का डेटा है। अब मर्जर के बाद क्या हुआ है, बहुत सारे शेयर्स भी ऐड हो गए हैं, तो इसीलिए प्रॉफिट भले ही हमको कितना दिखाए, इंपॉर्टेंट है ईपीएस को देखना, अर्निंग पर शेयर को देखना। और यहां पर अर्निंग पर शेयर अगर हम देखते हैं तो भले ही उस समय में देखिए, भले ही प्रॉफिट कम था, कितना था, 12,000 करोड़ के आसपास था, 12,735 करोड़, ईपीएस था 22। इस बार प्रॉफिट भले ही ज्यादा है 17,718 करोड़ का, लेकिन ईपीएस कितना हो गया है पोस्ट मर्जर 21.6। अब इससे क्या सिग्नल मिला है कि दोनों ही बैंक का जो मर्जर के बाद में जो प्रॉफिट्स हैं जिस हिसाब से ग्रो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, प्रॉफिट थोड़ा सा स्टेबल या फिर मैं कहूंगा कि थोड़ा फ्लैट हो गया है। अब ये प्रॉफिट्स के नंबर हमको देखने हैं कि कैसा इंक्रीज होते हैं या स्टेबल रहते हैं, ये हमको जब भी क्वार्टर 4 के रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। और मैनेजमेंट कमेंट्री क्या होगी, देखिए रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट होगा ही, लेकिन रिजल्ट के बाद जो मैनेजमेंट कमेंट्री है उसको मैं बिल्कुल फोकस में रखूंगा क्योंकि उससे और ज्यादा नंबर के बारे में पता चलेगा। तो प्रॉफिट यहां फ्लैट हो रहे हैं, डिपॉजिट भी हमको बहुत ज्यादा क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, एक और मर्जर के बाद क्या चैलेंज आ गया है, एनआईएम श्रिंक कर गए हैं। ये मतलब क्या होता है कि सोच लीजिए बैंक लोन देने से 10% कमाती है, और जो बैंक लोन देते हैं तो बैंक के खर्चे भी हैं, तो बहुत सारे खर्चे, सोच लीजिए 6 रुपए का खर्चा है, जो भी डिपॉजिट है बाकी सब खर्चे हैं,
और बैंक का टोटल एसेट साइज सोच लीजिए 100 रुपीज का है, तो आप जब परसेंटेज में इसको बाहर करेंगे 4/100 और उसका परसेंटेज बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4% आएगा। ये मैंने बहुत सिंपल में आपको समझाने की कोशिश की है कि बैंक कितना एनआईएम कमाती है। अब आप देखेंगे एनआईएम एचडीएफसी का, ये देखिए दिसंबर क्वार्टर के समय में ये देखिए 4.1 था, और इससे पहले भी आप देखेंगे 5, 7, 8 साल पहले 4.4, 4.5 का एनआईएम हुआ करता था। दिसंबर क्वार्टर में कितना एनआईएम हो गया, 3.4%, क्योंकि जो बुक आई उनके पास वो होम लोन की बुक आई, और होम लोन हिस्टोरिकली बहुत हाई मार्जिन वाला जो है एनआईएम जो होता है उनका बहुत ज्यादा होता नहीं है, तो उसके कारण से क्या हुआ, थोड़ा बैंक का जो एनआईएम है वो श्रिंक कर गया। अब यही देखना है कि जो एनआईएम है ये जो बैंक है क्या ऊपर कर पाती है, क्योंकि देखिए 3.4 से अगर मैं कहूं कि 4 का एनआईएम हो एक क्वार्टर में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम यहां पर कितनी बड़ी बैंक की बात कर रहे हैं जिसके 34 लाख करोड़ का एसेट है, इतना आसान नहीं है। बट अगर धीरे धीरे कुछ सिग्नल मिलते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन अगर फर्दर श्रिंक करता है तो नेगेटिव हो सकता है। अब आएंगे वैल्यूएशन के ऊपर, क्या इन सब के बाद एचडीएफसी बैंक महंगा है या सस्ता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट डेटा है, यहां बहुत सारा कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए मैंने ऑफिशियल डेटा ही मैंने बाहर किया है। अभी आप देखेंगे उनका बुक वैल्यू है 576 का, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप स्क्रीनर में देखेंगे, ऐसा नहीं है कि उनके साइड से भी कोई इशू होगा, उनका 519 यहां दिया हुआ है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो डेटा दिया है 519 का वो मार्च 2023 के जब रिजल्ट आया था ना तब का दिया हुआ है, लेकिन मर्जर के बाद ये जो क्वार्टर 3 जो दिसंबर में जो हमको देखने को मिल रहा है बुक वैल्यू कंसोलिडेटेड 576 है, तो इसीलिए मैं 576 के हिसाब से यहां पर कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए करंट प्राइस क्या है 1443, उसको डिवाइड कर दीजिए 576 के साथ, तो टोटल कितना आ रहा है मैं आपको दिखाता हूं, 2.5 का बुक वैल्यू आ रहा है। ओके 2.5 का बुक वैल्यू। अब हिस्ट्री के साथ हम देखते हैं कि कैसा उनको हिस्टोरिकल बुक वैल्यू मिला है। तो ये 10 ईयर का डेटा है, 10 ईयर का प्राइस टू बुक आपको मैं दिखा रहा हूं। चलिए पहले क्या मिलता था, 2014 में खराब से खराब टाइम में देखिए 4.3 का प्राइस टू बुक मिला, अच्छे से अच्छा टाइम 2015 में देखिए 5.8 का बुक वैल्यू मिला, फिर देखिए 4.2, 4.3, मतलब ये उनका एवरेज बुक वैल्यू उनको मिला है। 2016 में लो भी देखिए कितना 3.8 तक गया है, ठीक है। अभी देखिए बीच में भी 5 चल रहा है, 4.5 चल रहा है। चलिए ये कोविड का लो था, कोविड के लो में कितना गया, कोविड का लो में भी 2.9 का बुक वैल्यू गया, ठीक है। बट आप देखेंगे लास्ट जैसे ये नवंबर 2021 है, उसके बाद से ये बुक वैल्यू गिरा है, यहाँ 2.8 दिखा रहा है, बट एक्चुअली में 2.5 है, मतलब इससे नीचे वैल्यूएशन जो एचडीएफसी बैंक है उसको मिला नहीं है एटलीस्ट 10 साल का। हम अगर हम डेटा देखें तो इनफैक्ट जो मैक्सिमम डेटा भी जो देख रहे हैं हम, ये देखिए 2009 में हमको 2.6 देखने को मिल रहा है, शायद 2.5 उस समय भी नहीं किया था, मतलब जो ग्लोबल क्राइसिस आया था उस समय का जो वैल्यूएशन है वो हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन वैल्यूएशन नीचे है तो चैलेंजेस भी हैं, जैसे मर्जर रिलेटेड चैलेंजेस आए, डिपॉजिट को लेकर चैलेंज आया, एनआईएम का थोड़ा यहां पर श्रिंक हो गया है, तो ये सब कुछ चैलेंज भी यहां पर आ रहे हैं। इसीलिए क्या क्या देखना है, एनआईएम देखना है जब रिजल्ट आएंगे, मार्केट शेयर डिपॉजिट में कैसा है वो देखना है, कोई नया मर्जर के बाद कोई नया नेगेटिव सरप्राइज तो नहीं आ गया है, क्योंकि मर्जर के बाद में कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट आए थे, बैंक ने प्रॉफिट जरूर किया है लेकिन कुछ सरप्राइज आए थे, वैसा कुछ सरप्राइज ना आ जाए। बैंक मैनेजमेंट ने कहा है कि उनका फोकस अब अर्निंग ग्रोथ में रहने वाला है, डिपॉजिट में रहने वाला है और ब्रांचेस बढ़ाने में और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में रहने वाला है। ये बैंक के मैनेजमेंट ने क्लियर किया हुआ है कि अब वो उनका फोकस रहेगा कि ईपीएस बढ़े, डिपॉजिट का जो चैलेंज है वो अब ना रहे, डिपॉजिट ज्यादा से ज्यादा वो मोबिलाइज कर सके और ब्रांच बढ़ाएंगे, और ब्रांच जितनी बढ़ेगी तो डिपॉजिट भी एक्सपेक्टेड है कि उतना बढ़े, ठीक है। तो लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ईपीएस इंपैक्ट हुए हैं जो हमने देखा कि मर्जर के बाद और पहले का जो ईपीएस है जो एचडीएफसी बैंक में बिल्कुल देखा गया था कि हम हर साल 15-20% से ग्रो करती थी, वो थोड़ा फ्लैट हो गया है। क्या ईपीएस कट जो है वो अब खत्म हो चुका है, मतलब वर्स्ट क्या ओवर हो चुका है, टर्न अराउंड फिर से शुरू होगा, क्वार्टर 4 में वो हिंट मिल सकती है, या फिर वहीं का वही चीजें हैं क्वार्टर 4 में पता चलेगा। एनआईएम्स जो हमने फोकस किया डाउन है, डिपॉजिट ग्रोथ डाउन है, और ये वीडियो में मैंने कुछ बार डिस्कस भी किया हुआ है। अब यहां पर क्या कुछ टर्न अराउंड दिखता है वो देखना है, तो इन सब चीज के इंप्रूवमेंट साइन क्वार्टर 4 में देखना है, और क्वार्टर 4 के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री में भी देखना है कि इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं। अगर इंप्रूवमेंट आएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो बिजनेस का और थोड़ा सा ड्रैग यहां पर हो सकता है। लेकिन एक जगह में हमको चीपर वैल्यूएशन में भी कंपनी मिल रही है, लेकिन चीपर वैल्यूएशन के अगेंस्ट में चैलेंजेस भी हमको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ईपीएस हो, एनआईएम हो या डिपॉजिट ग्रोथ का। तो आपको क्या लगता है एज ए बिजनेस एचडीएफसी बैंक क्या हाई ग्रोथ पाथ में फिर से आएगा, नहीं आएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।